जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बेटा बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझ आता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये क्या मेरे बच्चे, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो हमें ध्यान रखना है हमारा जो पूरा सिलेबस है, सिलेबस के दो पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट क्या हो गया सिलेबस का आपका, दैट इज एक पार्ट हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। क्या, जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। और दूसरा पार्ट जो है हमारे सिलेबस का, ठीक है, वो क्या है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो आई मीन टू से डिसीजन मेकिंग। क्या किसकी बात कर रहे हैं हम, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कॉस्ट असरटेन करने का हमारा ज्यादा बहुत बड़ा कोई पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस जो है, ठीक है, वो क्या, डिसीजन मेकिंग लेना फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग वहां का स्टार्टिंग पॉइंट है डिसीजन मेकिंग का। मतलब आपको डिसीजन मेकिंग सीखनी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्वायरमेंट जो है मार्जिनल कॉस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग बनाना। ऑल वेल। ठीक है, जब हम फाइनेंशियल टर्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं इसी तरीके से पूरी कॉस्टिंग की आपको समराइज कर दूंगा। सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे उसके अंदर, मतलब शॉर्ट में सारी थ्योरी होगी। ठीक है, प्लस साथ में फॉर्मुलेस वगैरह जो भी पूरी कॉस्टिंग के हैं। तो हमारे जितने भी चैप्टर्स होंगे पूरे समराइज हो जाएंगे। अब जल्दी जल्दी इनको बस रिवाइज करना। मेरा जो टास्क है यहाँ पे आप सबके साथ, वो टास्क क्या है, देखो आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या, रिटेन करने की माइंड में, उसको वापस समराइज करके माइंड में रिटेन करना, ताकि एग्जाम में पूरे सिलेबस पे हम कमांड बना सके। तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो कैसे होगी, जब बार बार आप क्या करोगे, इसको रिपीट करोगे। ठीक है, जैसे कि अब आपको, अभी हम ये मान के चल रहे हैं हमारे एग्जाम जो है अपना फर्स्ट में को ही होंगे, मतलब सेकंड में था, सेकंड से थर्ड से, सॉरी थर्ड से ही हमारे एग्जाम होंगे, फाइनल के सेकंड से है ना। हाँ, एक एक दिन का इन्होंने डिले कर दिया ड्यू टू इलेक्शंस। ठीक है, चांसेस हैं। ठीक है, बट अभी हम कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहे। वी हैव फेब, मार्च, अप्रैल। मैं अज्यूम कर रहा हूँ एटलीस्ट आप अपना फेब और मार्च में एक रिवीजन और कर लो। फेब और मार्च में एक रिवीजन और कर लो, और फिर आपकी अप्रैल में एक रिवीजन। ठीक है, इस तरीके से आप प्लान करके चलो आप। ठीक है, तो आपका बहुत, आपकी कमांड अच्छी होगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 बार सिलेबस कर जाओ, सफिशिएंट है। मैं 5 बार नहीं बोलूंगा, ये कुछ लोग बोलते 5-6 बार करना चाहिए। 3 बार भी करो ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी कूल माइंड से बिहेव करो, कोई इशू नहीं आएगा वहां पर। चलिए जी, तो सबसे पहले हम वर्ड सुनते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? तो मार्जिनल का मतलब एडिशनल होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? एडिशनल। और ये वर्ड जो फर्स्ट टाइम आप देख लेते हो इकोनॉमिक्स में, देख लेते हो क्लास आई थिंक 11th-12th में कुछ आ जाता है आपका, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हो। मतलब एक और यूनिट को बनाने में जो एडिशनल कॉस्ट हमारे आ रही है उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? मार्जिनल। मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा। ठीक है, cost of one unit of product or service which would be avoided if that unit is not produced। तो ये जो डेफिनेशन है एज पर सीमा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला आपको कि जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, दैट इज कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, विच वुड बी अवॉइडेड इफ दैट यूनिट इज नॉट प्रोड्यूस। और नेगेटिव सेंस बोला, अगर वो यूनिट हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उतनी कॉस्ट हमारी बच जाएगी। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। इन्होंने इस लैंग्वेज में डिफाइन करा इसको। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम इन विच वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट एंड फिक्स कॉस्ट इज ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। तो ये भी सीमा की डेफिनेशन। ठीक है, कह रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग क्या, ये वो अकाउंटिंग सिस्टम है, ये वो कॉस्टिंग का सिस्टम है। ठीक है, जहां पर वेरिएबल कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं और हम फिक्स कॉस्ट को क्या मानते हैं? पीरियड कॉस्ट मानते हैं। तो ये डेफिनेशन होती दो छोटी छोटी। ठीक है जी, तो ये आपकी बुक में भी थी। ठीक है, और ऊपर सीमा लंदन की डेफिनेशन है जो मैंने डिस्कस करी यहाँ पर। ठीक है, तो पहले मार्जिनल कॉस्ट, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? दैट इज एक और यूनिट को बनाने की जो एडिशनल कॉस्ट आपकी लग रही है, अगर वो यूनिट आप नहीं बनाते, चाहे प्रोडक्ट हो सर्विस, तो कॉस्ट अवॉइड हो सकती थी। अब ऐसे ही लर्न कर लो, बिकॉज एमसीक्यू आएगा, वो डेफिनेशन माइंड में होगी तो आप कर लोगे आराम से, देख के याद आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? ये वो एक अकाउंटिंग सिस्टम है जहां पर आप ये करते हो, वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हो, फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट मानते हो। डन जी, याद हो गया। अब इसी बात से ड्राइव हुआ हमारा कॉन्सेप्ट कॉस्ट का। तो यहाँ पे कॉस्ट की जो क्लासिफिकेशन, दो टाइप की क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड आपकी फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली बात है क्या मानी इन्होंने यहाँ पर? प्रोडक्ट कॉस्ट। एंड
जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो क्या है मेरे बच्चे, पीरियड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट है कैन बी जीरो इफ देयर इज नो प्रोडक्शन, पर फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज डिक्रीजेस एज द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करेगा सीवीपी एनालिसिस में। कहाँ हेल्प करेगा, सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पर आपको, दैट इज कि आपका जो कर्व है ये, ठीक है, ये जो आपको दे रखे हैं यहाँ पे देखो, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और ये क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट है। आई बात समझ, जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है एकदम आपका लाइक इंक्रीज होती है अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है, जीरो है, ठीक है। बट जब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो क्या होती है, कांस्टेंट। क्या होती है, कांस्टेंट। और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट। क्या होती है ये, कांस्टेंट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, कांस्टेंट। ये अजम्पशन है मार्जिनल कॉस्टिंग की, अजम्पशन क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग की। और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल गो डिक्रीजेस, मतलब वो डिक्रीज हो जाएगी एज द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर क्या, दैट इज आपकी कॉस्ट के बारे में। आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला, अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इन्होंने क्या बोला, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो आप इसको। ठीक है, इन्होंने बोला आपको क्या, दैट इज जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी, कांस्टेंट। और फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, ऐसे बोल सकते हैं वर्ड, टोटल। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट। ये तीन अजम्पशन है बेसिक, कोई दिक्कत तो नहीं। सेलिंग प्राइस कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट पर यूनिट, क्या, पर यूनिट। और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या रहेंगे, वो कह रहे हैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज द ओनली फैक्टर, इफेक्ट डालेगा। यहाँ पे सारा खेल किसका है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का, कितनी हम सेल कर रहे हैं और परचेस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे सारा हमारा क्या होता है, ये हम वर्कआउट करते हैं। प्रोसेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रोसेस क्या है, पहले हम डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, इसको हम फेमसली क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। एंड दैट कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। याद आया, दैट कंट्रीब्यूशन विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। जो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, उसके वो हेल्प करती है ब्रेक इवन को अचीव करने के। ब्रेक इवन एक वो लेवल जहाँ पे अपने लॉस खत्म कर, दैट इज व्हाई इट इज ब्रेक इवन। ब्रेकआउट हो गया वहां पर, ठीक है, यहाँ तक अगर हम पहुंच गए एक बार, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या, एक पॉजिटिव ही फेवरेबल चीजें आने वाली, मतलब प्रॉफिट्स आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं, प्रॉफिट। तो यहाँ यहाँ इसको कवर करना, हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन ने अगर इसको कवर कर लिया, उसके बाद क्या नजर आने वाला है, प्रॉफिट। तो इसलिए नाम पड़ा ब्रेक इवन। यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है एकदम, जहां पर कंट्रीब्यूशन पहुंच गया फिक्स कॉस्ट के पास। और जैसे फिक्स कॉस्ट रिकवर होती है, उसके बाद सारा का सारा कंट्रीब्यूशन, आज ना कॉन्सेप्ट समझना पहले आप, क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। क्या होता है मेरा प्रॉफिट, क्या होता है मेरा प्रॉफिट। ब्रेक इवन से कंट्रीब्यूशन ओवर अबव ब्रेक इवन इज माय प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन के दो पार्ट है, तभी नाम पड़ा कंट्रीब्यूशन। इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब आ जाओ, व्हाट इज प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ कंट्रीब्यूशन ओवर फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन जो फिक्स कॉस्ट से ऊपर है, कंट्रीब्यूशन सारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आती है सेल, यहाँ तक की जो सेल है उसको कहते हैं हम ब्रेक इवन सेल्स, और इसके ऊपर की सेल क्या होती है हमारी, मार्जिन ऑफ सेल। तो प्रॉफिट वाली जो सेल है वो क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। क्या हमारी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। इसका मतलब वो सारी सेल्स इससे करके एक्सेस सेल, वर्ड क्या, एक्सेस सेल का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो प्रॉफिट होता है। एक्सेस सेल का कंट्रीब्यूशन बोलो, प्रॉफिट बोलो, एक की बात है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट था ही नहीं। फिक्स कॉस्ट तो कहीं रिकवर हो गई थी, ब्रेक इवन से। यहाँ पे हमने ब्रेक इवन अपना अचीव करा था। ठीक है, तो हमने ब्रेक इवन अचीव कर लिया, जहां पे हम एक तरीके से पार पे आ गए। पार समझ रहे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन। इसके बाद तो हमारा क्या, सारा प्रॉफिट है। आप किसी चीज को लेके लाइक आप कुछ, आपने कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट करा, इन्वेस्टमेंट में भी आपके माइंड में एक ब्रेक इवन था कि भाई इतनी रिटर्न आ गई तो मेरा ब्रेक इवन हो गया, उसके ऊपर तो मेरा प्रॉफिट ही मान रहा हूँ। इतना तो मैं मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा था, याद है, मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, इतनी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा, इससे ऊपर मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा क्या है, ब्रेक इवन है। इससे नीचे जो होगा मैं क्या बोलूंगा, उसको लॉस डिफाइन करूंगा। क्या करूंगा मैं, लॉस। अब बेनिफिट्स क्या है इस मार्जिनल कॉस्टिंग के, सबसे पहले आपको हेल्प किस में कर रही है, वो प्राइसिंग डिसीजंस में हेल्प कर रही है।
स्पेशली जब आप क्या करते हो, आप बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करते हो, ठीक है, आपको एक्सपोर्ट सेल करनी है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं, एक्सपोर्ट सेल करनी है, आपको मेक एंड बाय करना है, ठीक है, आपको घर पे खुद बनाना चाहिए, मार्केट से परचेज करना चाहिए, वहां पे ये कॉन्सेप्ट आता है प्राइसिंग डिसीजंस का। प्रॉपर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स समझ आता है यहाँ पे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो प्रॉब्लम है यार, मतलब कितना रिकवर करे ओवरहेड समझ ही नहीं आती कभी कभी, आप समझो। और प्रॉब्लम है, कभी ओवर रिकवरी हो रही, कभी क्या हो रही है, अंडर, उसको ढूंढते फिरो बैठकर, थोड़ी बुराई करनी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, तो उसको ढूंढते फिरो यार, तो ये प्रॉब्लम है वहां पर, आप समझ रहे हो। यहाँ पर क्या रिकवरी ऑफ ओवरहेड प्रॉपर है कि पीरियड कॉस्ट माना है, क्या माना इसको हमने, पीरियड कॉस्ट। परफॉर्मेंस इवेल्युएशंस, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं इजिली हम यहाँ पर। शो रियलिस्टिक प्रॉफिट, जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो शो कर रहा है। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या है, अब रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इंक्लूड है, कभी कभी प्रॉफिट होगा ज्यादा बट वो कम दिखा रहा होगा, कैसे, क्योंकि ओवर रिकवरी कर रखी है आपने ओवरहेड्स की, ज्यादा रिकवर कर रखे ओवरहेड्स जो एक्चुअल में है ही नहीं, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो मतलब आपने ओवरहेड्स चार्ज तो कर रखे कॉस्ट शीट के अंदर, पर हो सकता है ओवर रिकवरी हो, क्या हो, ओवर, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट आ रहा है वो कम आ रहा है, मतलब एक्चुअल में पेमेंट ओवरहेड्स की कम हुई है पर आपने प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा चार्ज कर रखा है, जो कहते हैं हम यहाँ पे। तो वहाँ पे रियलिस्टिक प्रॉफिट निकल रहा है या निकल रहा है चेक करना पड़ता है अंडर और ओवर रिकवरी की हेल्प से, तो वहाँ पे काम बढ़ जाता है हमारा। ब्रेक इवन एनालिसिस सबसे बेस्ट पार्ट है ये किसी बिजनेस के लिए, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग से ब्रेक इवन अपना चेक कर लेते हैं, एटलीस्ट कितना वर्क करे कि नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाए, और कोई भी बिजनेस होगा यहाँ पर आज की डेट में अपना ब्रेक इवन चेक करता है, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोलिंग इसकी हेल्प से हो जाती है आपकी, ठीक है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजट्स वगैरह बना रहे हैं, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोलिंग कर पाते हैं। और लास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत हेल्प करता है ये कुछ इसके बेनिफिट्स बताए जो आपकी आईसीआई की मॉड्यूल के अंदर बेनिफिट्स मैंने वही लिखे जानबूझ के, रीजन बीइंग दैट आप अगर एमसीक्यू में आए ना तो यही पॉइंट्स आएंगे एज इट इज, तो मैंने एमसीक्यू चेक करे थे, ये इनके वर्ड्स थे अपने, तो इन्हीं वर्ड्स को लर्न करो, बेटर ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा जर्नल को बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं, मत ही लिखो, याद भी मत करो, आपको सिर्फ एग्जैक्ट उनके अकॉर्डिंग रहना है। अब लिमिटेशंस क्या है, डिफिकल्टी इन सेग्रीगेशंस, कभी कभी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। उसके बाद डिपेंडेंसी ऑन की फैक्टर, याद है लिमिटिंग फैक्टर, कभी कभी क्या होता है, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं हमारे, कुछ हमारे लाइक आपके रिसोर्सेस, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, मशीन हो गई, जो लिमिटेड है, जो क्या हमारा लिमिटेड इन सप्लाई है, जिससे प्रोडक्शन पे क्या कैपिंग लग जाती है, किससे तो प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते, तो कह रहे वो चीज हो सकती है यहाँ पर। इग्नोर फिक्स कॉस्ट, मतलब अब ये कह रहा है कि टेक्निकली देखा जाए तो फिक्स कॉस्ट को तो प्रोडक्ट से चार्ज करना चाहिए ना, और खाली वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे ही मैं प्रोडक्ट से चार्ज करूंगा, सॉरी प्रोडक्ट को चार्ज करूंगा, तो यहाँ पे कभी कभी प्राइसिंग गलत हो सकती है। अब एक बात बताओ, एक आप बहुत बड़े किसी शोरूम में गए और वहां पे कोई प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है, वो महंगा क्यों मिल रहा होता है, रीजन आपको पता होता है साफ साफ कि भाई इनके ओवरहेड्स क्या बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा चार्ज करेंगे। अब एक छोटी शॉप पर गए, सेम प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, क्या पता, से फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ओवरहेड्स क्या है उनके कम है। अगर मैंने अपने स्टाफ को अपनी खाली वेरिएबल कॉस्ट बता दी प्रोडक्ट की, अब वेरिएबल कॉस्ट के बेस पर आगे वो नेगोशिएट कर रहे हैं और बेच रहे हैं, लाइक हमारे प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सपोज 60 रुपए है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60 रुपए है। अब स्टाफ को हमने वेरिएबल कॉस्ट खाली बता दी 60 रुपए का है, उसको फिक्स कॉस्ट की नॉलेज दी नहीं, ठीक है, तो वो नेगोशिएट आगे जाके कर भी रहा है प्रोडक्ट को लेकर, तो क्या सर 80 में बेच कर आया हो ना मैं, आपने बोला 60 का बनाया प्रोडक्ट, 80 में बेच दे, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, बट भाई फिक्स कॉस्ट कौन रिकवर करेगा, वो रिकवर करनी है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है जब हम इग्नोर करते हैं फिक्स कॉस्ट को एज प्रोडक्ट कॉस्ट। प्राइसिंग ढंग से हो या ना हो दिक्कत वाली बात है, कभी कभी अब इतने कम प्राइसिंग कर दो कि आपको लॉस ही हो रहा है, कि आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे हो। इनएक्यूरेट प्रॉफिट, अब यहाँ पे दिक्कत करना स्टार्ट हो गया, अरे कभी कभी आपका इनएक्यूरेट प्रॉफिट मैंने बताया क्यों आ सकता है, रीजन बता दिया मैंने, जब फिक्स कॉस्ट को पूरा इग्नोर करके चल रहे हो आप, जैसे प्रोडक्ट की प्राइसिंग के अंदर, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के अंदर, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है आपके लिए। देखिए अंडरस्टेटिंग ऑफ इन्वेंट्रीज, इस मेथड में क्या होता है, आपका जो इन्वेंट्रीज है उनकी वैल्यू कम आती है, क्यों, क्योंकि आप फिक्स कॉस्ट पर तो ले ही नहीं रहे, और फिक्स कॉस्ट को जो वेरिएबल मैं बोलूंगा, सॉरी फिक्स्ड फैक्ट्री, याद है फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो प्रोडक्ट कॉस्ट से, सबसे बड़ी ब्लंडर कर रहे हो आप, क्योंकि हमारे फिक्स ओवरहेड्स रिकवर होंगे कहां से, प्रोडक्ट से तो रिकवर होंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। मतलब इन्होंने सेंटर पॉइंट क्या बना दिया, सेंटर पॉइंट ये बता दिया कि फिक्स कॉस्ट को जब आप क्या कर रहे हो, दैट इज अलग रख रहे हो प्रोडक्ट कॉस्ट से, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रॉफिट एक्यूरेट नहीं हो सकते, क्योंकि हम वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं सारी, तो वहां दिक्कत आ सकती है। बट टेक्निकली
अगर आप देखा जाए, अगर उस सेंस में सकूं कि मेरा ब्रेक इवन भी अचीव हो गया से फॉर एग्जांपल, तो अभी तो मैं प्रॉफिट उतना एक्सपेक्ट करूंगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं से फॉर एग्जांपल बोलूं ये चीज कि मेरी फिक्स कॉस्ट बहुत कम है, क्या मैं प्रोडक्ट को सस्ते में बेचूंगा? नहीं बेचूंगा। तो वहां पे मुझे देखना पड़ेगा ये सब चीज। ठीक है जी। तो अंडरस्टेटिंग ऑफ इन्वेंट्री एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते वक्त दो इन्वेंट्री की बात करता है, हमेशा ध्यान रखना। मैं बता देता हूँ अभी से इसकी। एक करता है WIP और एक क्या करता है आपका फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल में थोड़ी ओवरहेड्स इंक्लूड होते हैं। रॉ मटेरियल अपने आप में कॉस्ट है। अब ओवरहेड्स की बात कहाँ आती है? WIP में आती है और फिक्स कॉस्ट में आती है, सॉरी फिनिश गुड्स में आती है। ठीक है। और इस ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक क्या बोलता है? WIP और फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन के अंदर सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स लोगे। क्या लोगे? सिर्फ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, सिर्फ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं लोगे आप, जो बहुत बड़ा एक ब्लंडर है। बट जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो कॉस्ट शीट बनाते वक्त हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को लेते हैं, याद है? फैक्ट्री ओवरहेड्स वो वेरिएबल भी होते हैं और क्या होते हैं? फिक्स्ड भी होते हैं। फिर हम और भी कॉस्ट लेते हैं, याद करो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद R&D कॉस्ट, PPM सब ले, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलती है। और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर हम क्या निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्या निकालते हैं? तो उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के अंदर क्या आ रहे हैं? सारे ओवरहेड्स आ रहे हैं, इंक्लूडिंग फिक्स ओवरहेड्स आ रहे हैं बेटा। जो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट शीट होती है, जो नॉर्मल क्या होती है? एब्जॉर्प्शन। बट ये भाई तो मना ही कर रहा है कंप्लीटली। आई बात समझ? तो कुछ इन्होंने यहाँ पर इसके लिमिटेशंस बताए, ये आपको यहीं से देखने हैं, आपको इतना ही देखना है, बस इतना इतना देख के चले जाओ। मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि थियोरेटिकल कुछ क्वेश्चन लिखने को आएगा, बस ये पूरी उम्मीद कर रहा हूँ MCQ आएंगे, और 2-3 ही आएंगे कम से कम इसमें से। ये सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है रिगार्डिंग मतलब MCQ के लिए, पूरे सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा ही मार्जिनल कॉस्टिंग। मेरी पूरी उम्मीद है इसमें अच्छे खासे MCQ आने की। ठीक है। अब उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये भी हमने देख ही लिया थोड़ा बहुत, फिर भी हम समझ लेते हैं जल्दी से। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है? इग्नोर करते हैं हम किसको? फिक्स कॉस्ट। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करते हैं हम, कंसिडर करते हैं किसको? फिक्स्ड कॉस्ट इन प्रोडक्शन। इन प्रोडक्शन CPU रिमेन्स कांस्टेंट, कॉस्ट पर यूनिट क्या है आपका? कांस्टेंट है यहाँ पर, इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट। क्यों? क्योंकि CPU के अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, समझो, सिर्फ क्या आ रही है? वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, तो इसलिए कांस्टेंट रहेगा। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है? कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगी एज द लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्योंकि फिक्स ओवरहेड्स को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर। और जैसे जैसे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, तो रिकवरी ऑफ फिक्स ओवरहेड्स ज्यादा होगी, जिसकी वजह से कॉस्ट क्या होती है आपकी? कम हो जाती है। और इसी चीज का रेफरेंस दिया है AS2 के अंदर भी, जब AS2 के अंदर हम बात करते हैं ओवरहेड्स की रिकवरी की, याद करो। तो कह रहे हैं अगर आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है इससे, जो नॉर्मल कैपेसिटी से, याद आया कुछ कुछ, तो उस केस में एक्चुअल बेस पर रिकवरी करोगे ओवरहेड्स की, क्योंकि अदरवाइज दिक्कत होगी, आपका ओवर वैल्यूएशन हो जाएगी। क्या होगी अदरवाइज? ओवर वैल्यूएशन। वहां बताऊंगा जाके नेक्स्ट, जब रिवाइज कराऊंगा इस टॉपिक को, तब बताऊंगा फिर दोबारा। ठीक है। ये जो है सुटेबल फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग लिए अच्छा है, पर ये डिसीजन मेकिंग लिए उतना अच्छा नहीं है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, AC का मतलब क्या है हमारा? एब्जॉर्प्शन। MC का मतलब क्या हो गया? मार्जिनल कॉस्टिंग। कॉस्ट कंपैरिजन एंड कंट्रोलिंग इज इजी, कह रहे यहाँ पे कंपैरिजन एंड कंट्रोलिंग क्या इजी है, बट यहाँ पे क्या थोड़ी सी डिफिकल्ट है। बस ये चीज थोड़ी इन्होंने यहाँ पे बोली, इन दोनों के डिफरेंस में, जो आपके मॉड्यूल में गिवन था। ऑल वेल, ये मैंने आपको बेसिक पॉइंट बता दिए। एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ध्यान रखो, जो इन्वेंट्री होती है उनकी वैल्यू कम आती है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या आती है? ज्यादा आती है। ठीक है। अब इन्वेंट्री की वैल्यू कम आ रही है, समझो, इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आ रही है? अगर आपकी कम आ रही है तो क्लोजिंग स्टॉक कम आ रहा है, से फॉर एग्जांपल, क्लोजिंग स्टॉक कम आने का मतलब पता है आपको क्या हो रहा है? आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ जाता है। और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसके अंदर एक कॉस्ट और इंक्लूड है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। वर्ड एक याद रखो, सिर्फ फिक्स्ड। लड़ाई किसके ऊपर चल रही है इनकी? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर लड़ाई चल रही है दोनों की आपस में। ये कह रहा है मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, ये कह रहा है मैं इंक्लूड करूंगा। बस लड़ाई यही है अभी फिलहाल के लिए। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों इंक्लूड कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों इंक्लूड हो रही हैं। बट क्या इंक्लूड नहीं हो रहा यहाँ पर? यहाँ पे कह रहा है ये, और यहाँ पे कह रहा है ये। बस ये मेजर फाइट है इस टॉपिक की, समझ आए? इन दोनों का डिफरेंस आता है ना, उस डिफरेंस में ये फाइट होती है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, यहाँ पे जो होगा आपका स्टॉक जो होगा वो अंडरस्टेट होगा, और यहाँ पे स्टॉक क्या होगा आपका?
ज्यादा आ रहा होगा, या स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी, या स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट शीट बड़ी छोटी सी कॉस्ट शीट हमने बनाई थी, याद करोगे, सेल्स में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, क्या आता है आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट टुवर्ड फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे पॉइंट आया सीवीपी एनालिसिस। व्हाट इज सीवीपी एनालिसिस? बहुत सिंपल रिलेशनशिप बोल रहा है वो बोल रहा है वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कॉस्ट, कॉस्ट पे डिपेंड करता है प्रॉफिट। ठीक है, इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड सीवीपी एनालिसिस। ठीक है, इट इज एन एनालिसिस ऑफ रेसिप्रोकल इफेक्ट, ये आ जाएगा आपका एमसीक्यू, क्रक्स निकाला था इसका, मैं फिर बोलूं, रेसिप्रोकल इफेक्ट, कौन सा वर्ड है ये आपका, रेसिप्रोकल इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिटेबिलिटी। रीड करो, रेसिप्रोकल इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सिंपल है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होने वाला है, सुनो, सेंटर पॉइंट वॉल्यूम पकड़ाओ, कॉस्ट पर यूनिट वाइज कहेंगे, पर यूनिट वाइज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी इफेक्टिवली, और प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये इफेक्ट दिखा रहा है वो रेसिप्रोकल इफेक्ट। वॉल्यूम के बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट पे इफेक्ट आता है एक पर यूनिट वाइज, क्या बोल रहे हैं, टोटलिटी में तो ऑब्वियस बात इंक्रीज होगी, पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं होगी बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो या फिर हम बोल सकते हैं जब हम ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो हमें डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं, जिससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, कभी कभी कम हो जाती है। अब अजम्पशन क्या है इनका, अजम्पशन चेंज इन रेवेन्यू एंड कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स, कह रहा है तो चेंज इन रेवेन्यू और कॉस्ट किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स। टोटल कॉस्ट को हमेशा दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। बिहेवियर ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू इज लीनियर रिलेशनशिप, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू हमेशा साथ साथ इंक्रीज होंगे, साथ साथ क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब कांस्टेंट क्या है एज यूजुअल, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और क्या हो गया आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट। हम क्या इग्नोर करते हैं यहाँ पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या इग्नोर करते हैं, टाइम वैल्यू। ये अजम्पशंस है किसकी, आपकी इस थ्योरी की, सीवीपी एनालिसिस की। उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हैं इसकी हेल्प से, अगर कंसिडर करते हैं हम वन प्रोडक्ट को भी, या फिर किसको करते हैं हम, प्रोडक्ट मिक्स, अभी पढ़ाऊंगा नीचे प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। तो ये हो गया आपका, तो इन्होंने ये अजम्पशंस बोली, मैंने इस नटशेल में पूरा आपको टॉपिक सीवीपी एनालिसिस क्या इन्होंने डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से वॉल्यूम इफेक्ट डालती है कॉस्ट के ऊपर, और कॉस्ट इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, और ये कौन सा रेसिप्रोकल इफेक्ट, क्या बोले इन्होंने, रेसिप्रोकल इफेक्ट। और अजम्पशंस इन्होंने बता दी कि आपकी, इन्होंने क्या बोला, नंबर वन कि आपकी रेवेन्यू एंड कॉस्ट क्यों चेंज होगी, ड्यू टू यूनिट्स। कॉस्ट की दो पार्ट्स है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, बिहेवियर ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू क्या है, वो लीनियर रिलेशनशिप पर है, क्या है वो, लीनियर रिलेशनशिप, लर्न कर लेना इसको, कांस्टेंट है दोनों। ठीक है, और इग्नोर क्या करते हैं हम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हैं इसकी हेल्प से, हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस, जो सेंटर पॉइंट है किसका, इस चैप्टर का, ब्रेक इवन। ठीक है, ब्रेक इवन पे बहुत बातें हम करते हैं, ऑल वेल। ठीक है, तो यहां से इन्होंने ये आपको बताया। ठीक है, मैं फिर देखा रहा हूँ ये कौन कौन से टॉपिक्स है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। उसके बाद अजम्पशंस क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग की, प्रोसेस क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग का, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसके मार्जिनल कॉस्ट शीट, कोई दिक्कत नहीं, सीवीपी 10 टॉपिक हो गए हमारे ये, ऐसे करके आपने लर्न करना है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैंने स्टडी मैट के सारे टॉपिक कवर अप कर लिए हैं इसके अंदर, ये करके। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस एक टॉपिक है बहुत फेमस यहाँ पे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस में इन्होंने क्या बोला आपको, इंटरसेक्शन ऑफ सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन एट ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे उन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, वहां पे क्या क्रिएट होता है, उसके बाद क्या क्रिएट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दिस शोज द रेट एट विच प्रॉफिट इज अर्नड वंस द ब्रेक इवन इज रीच। एक बार ब्रेक इवन हो जाए हमारा, हम ब्रेक कर दें, क्या करते हैं उसको, हम ब्रेक कर दें, उसके बाद क्या प्रॉफिट क्रिएट होता है हमारा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आपने बहुत स्टॉक मार्केट में वर्ड सुना होगा, एक बार ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दे, है ना, बस उसके बाद का हम देखेंगे इफेक्ट क्या आता है। ये वही चीज होगी, एक बार ये अपनी टोटल कॉस्ट को क्या कर दे, आगे नीचे से ब्रेक कर दे, तो नाम पड़ गया ब्रेक इवन। क्या पड़ गया, ब्रेक इवन। टोटल कॉस्ट ऊपर चल रही है, अभी अभी वॉल्यूम प्रोडक्शन डाउन, नीचे से आगे करेगा इसको, ये एक बार ब्रेक करेगा।
ना पड़ा ब्रेक इवन। अब उसके बाद प्रॉफिट स्टार्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ब्रेक इवन। सेंटर पॉइंट क्या चैप्टर का? ब्रेक इवन। क्या है हमारा? ब्रेक इवन। पोजीशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑल वेल। ठीक है, तो ये चैप्टर सबसे अच्छे से रिवाइज करके जाना। वैसे भी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आगे आपकी होती है, और वैसे भी हमारे 10 मार्क्स का एग्जाम में देखा जाए, कम से कम एमसीक्यू उसमें पक्का आएंगे आपके। 100% है एकदम, सबसे ज्यादा एमसीक्यू, मतलब आएंगे, मतलब ज्यादा आएंगे इसमें से उल्टा। ठीक है जी। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इसके अंदर, लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर का। कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसा रिसोर्स जो आपकी क्या है, दैट इज जो आपकी प्रोडक्शन पे कैपिंग लगा देता है, प्रोडक्शन करने से आपको रोक देता है, ठीक है, तो उसको लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, वो लिमिटिंग फैक्टर क्या हो सकता है बेटा आपका? वो मटेरियल भी हो सकता है, लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, वो मशीन कैपेसिटी भी हो सकती है, याद है, वो सेल्स यूनिट्स भी हो सकती है वो कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें फिर उस केस के अंदर क्या देखना है, अगर सपोज एक मटेरियल यूज करके, लाइक मैं मिल्क को यूज करके 4 टाइप की मैं कोई डिशेस बना रहा हूँ, मैं क्या, मेरी स्वीट शॉप है, तो मिल्क मेरे पास आता है मॉर्निंग में, उस मिल्क से मैं अपना कर्ड भी बना सकता हूँ, उस मिल्क से मैं अपनी स्वीट्स भी बना सकता हूँ, या कुछ एक्सवाइजेड कुछ और बना सकता हूँ। अब मुझे क्या देखना है, मिल्क जो है लिमिटेड सप्लाई में आ रहा है मेरे पास, अभी मिल्क ज्यादा नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, होता है ना कभी कभी ऐसा। अब उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं उस मिल्क को कहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है, जहां पे मुझे क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। और ये वाली डिसीजन मेकिंग कब आती है, जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सिंगल प्रोडक्ट में फिर थोड़ी दिक्कत है, जब मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ सेम मटेरियल को यूज करके, सेम मटेरियल को, या फिर ऐसा भी हो सकता है मेरे पास एक लेबर है जो मेरे अलग अलग टाइप के फर्नीचर बनाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, भाई वो जो लेबर है मेरा बेड भी बना रही है, सोफा भी बना रही है, कुछ और फर्नीचर बना रही है, बस वो लेबर सप्लाई बड़ी लिमिटेड है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, लेबर अवेलेबल नहीं है जल्दी से। याद आया? तो उस केस में क्या करूंगा, मैं वो लेबर को उससे वो वाला काम ज्यादा करवाऊंगा, जिससे क्या होगा, मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये होता है हर इंडस्ट्री के अंदर। सर लेबर शॉर्ट इन सप्लाई है, लेबर सप्लाई नहीं है हमारे पास, तो हम कौन सा काम कराएंगे जो ज्यादा प्रोडक्टिव है, जिससे ज्यादा प्रॉफिट हमें होगा। ठीक है, तो उसमें हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ए है, बी है और सी है, ये 3 प्रोडक्ट है मेरे बच्चा। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन 40 रुपए है, इसका 50 रुपए है, इसका 60 रुपए है। अब आपको लगेगा सी का ज्यादा है, पर इसको बनाने में सपोज 2 यूनिट्स लगती हैं मटेरियल की, इसमें लगती हैं 4 यूनिट्स, और इसको लगाने लग रही 8 यूनिट्स सपोज। तो इसमें बताओ पर यूनिट, मतलब पर मटेरियल कितना कंट्रीब्यूट करा? 20। इसने कितना करा मेरे बच्चे? 12.5। और इसने कितना करा? 60 डिवाइड बाई 8 कितना हो गया? 7.5, जो भी है अप्रोक्सीमेटली। अब दिखने में टोटलिटी में, ठीक है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 60 रुपए का है, और 60 रुपए कमाता कब है? जब 8 यूनिट्स कंज्यूम करता है। तो पर यूनिट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? पर मटेरियल, पर यूनिट ऑफ मटेरियल, पर केजी ऑफ, ऐसे बोलते हैं 7.5। ये भाई 40 रुपए कमा रहा है, पर ये कितना मटेरियल कंज्यूम कर रहा है? 2 यूनिट्स। तो पर यूनिट कितना दे रहा है? 20 रुपए। तो बेस्ट तो ये हो गया ना हमारे, बेस्ट पिंग, बेटर है। जितना पहले बनाओ, ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ, ऐसे इसमें कन्वर्ट करो लेबर आवर्स में। इसको 2 घंटे लगते हैं, इसको 4 घंटे, इसको 8 घंटे। अरे 60 रुपए तो कमा रहा है, पर 8 घंटे गवा के 60 रुपए कमा रहा है। ये 2 घंटे में कितना कमा रहा है? 40। तो बेटर ऑप्शन क्या है? आई बात समझ? ठीक है, तो वो चीज डन। तो वो ये कंट्रीब्यूशन आप चेक करते हो आप कि पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आपका कितना होगा। ठीक है, डन। तो ये मैंने एग्जांपल दिया की फैक्टर्स का। क्या हो गया? लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर्स हो सकते हैं बहुत, आपके लिए भी लिमिटिंग फैक्टर क्या? आपका टाइम है। क्या? आपका टाइम है। डन। चलिए जी, हम चलते हैं इसके फॉर्मुलेस के ऊपर। ये हो गया इसका बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट, इस थ्योरी में ही सब बातें हैं इसकी, तो मैंने आपको दे दी। ये सारी पॉइंट्स है की फैक्टर के बारे में, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, सीवीपी। अगर आपको बहुत डीप में जाना हो इनके, लगता है आपको डीप में जाकर देखना है एक बार, तो आप जाके क्या कर सकते हो, दैट इज अपना स्टडी मैट को पढ़ सकते हो जाकर और भी। बट अगर आपको लिमिटेड रखना है, टाइम की कमी है, तो मैंने बता दी एग्जाम में एमसीक्यू बेस में काम कर जाएंगी बातें सारी है। ठीक है, सबसे पहले हम अच्छे समझेंगे आज पीवी रेशो को। फिर दोबारा फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला मैंने समझा, तो आपको पता है ये चीज पीवी रेशो निकालने का। पर ये इन दो के बीच में रिलेशनशिप है, कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। इट इज कंसिडर्ड एज द बेसिक इंडिकेटर
ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ये चीज याद करना, बेसिक इंडिकेटर किसका, प्रॉफिटेबिलिटी। हाई पीवी रेशो बेटर इंडिकेटर है, लो पीवी रेशो रिस्क है और क्या हो सकता है, लॉस। तो लो पीवी रेशो से क्या होता है, रिस्क और लॉस, रिस्क का मतलब ही लॉस हो गया ना। भाई आपके प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, 10 का प्रोडक्ट है, आप बेचते हो 11 रुपए में सपोज, मार्जिन क्या है, बहुत कम है। 10 का प्रोडक्ट है, बेचते हो 20 रुपए में, मार्जिन क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप कभी कभी जाते हो किसी शॉप पर, वो पर्सन आपसे 1 1 रुपए का हिसाब कर रहा है सपोज, तो इसका मतलब समझ जाना उसके प्रोडक्ट में मार्जिन शायद नहीं है, तो वो 1 रुपए का हिसाब कर रहा है। बट आपको उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े मोटे पैसे छोड़ देता है वो, समझ लो मार्जिन क्या था, बहुत ज्यादा था, 5 10 रुपए छोड़ दिया उसने, इसका फर्क नहीं पड़ रहा, तो प्रॉफिट उसने बहुत अच्छा खासा कमा लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ये चीज। तो प्रोडक्ट में मार्जिन अगर कम होता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप फिर वहां पे ध्यान देते हो। प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि मार्जिन कम है तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रॉड नहीं हो पाएगा। समझो, आपको प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ज्यादा यूनिट सेल करने पड़ेंगे, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ज्यादा यूनिट सेल। आज एक क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी मैं आपको, तो वो एमसीक्यू भी आ सकता है, 5 मार्कर में आ सकता है, पूछेगा बताओ इसके चेंज होने से क्या इफेक्ट आएगा, इसके चेंज होने से क्या इफेक्ट आएगा, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे, बड़ा फेमस क्वेश्चन है आपका स्टडी मैट का। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला आपको, सेल कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स कह लो टोटलिटी में, या सीपीयू अपॉन एसपीयू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस, या फिर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ये क्या हुआ, अलग अलग एंगल से हमने क्या निकाला, दैट इज ये चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल का मतलब क्या हो गया। देखो से फॉर एग्जांपल, मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप ब्रेक इवन अचीव कर चुके हो, जितना भी आप कंट्रीब्यूशन कमाते हो वो प्रॉफिट ही होता है, क्या होता है आपका, प्रॉफिट ही है। तो ये कुछ भी नहीं, चेंज इन प्रॉफिट कुछ नहीं, कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन किसके है, एडिशनल सेल से, किससे, एडिशनल सेल से, वो ऊपर यही है और कुछ भी नहीं है, यही है बेटा और कुछ भी नहीं है, एडिशनल सेल का है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अगर सिंगल यूनिट से, मेरा 10 रुपए का प्रोडक्ट है, समझना, सॉरी, सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है, 10 रुपए की है, और वेरिएबल कॉस्ट कितने की है, 4 रुपए की है, कॉन्ट्रिब्यूशन कितना हो गया, 6। तो पर यूनिट है ना ये, 6/10 बोलूंगा तब भी 60% आने वाला है। आई बात समझ। अगर 2 यूनिट्स आ गए मेरे पास, क्या आ गए मेरे पास, 2 यूनिट्स, तो सेलिंग प्राइस सेल्स एक की कितनी थी, 10 थी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी मेरे बच्चे, 4 4 थी ना, कॉन्ट्रिब्यूशन कितना हो गया आपका, 6 हो गया। अब 2 की वजह कितना होगा, 20, कितना हो गया ये, 8, और ये कितना हो गया आपका, 12। अब समझो ये चीज, अब मैं इनके भी करूंगा तब भी तो आंसर से वही का वही आएगा, और चेंज कर लूंगा तब भी तो आंसर वही आएगा। आंसर कहाँ चेंज होने वाला है, चेंज इन सेल कितनी है आपकी, 10, चेंज इन प्रॉफिट कितना है, वो 6 तो है। चाहे आप एक का लो, चाहे टोटलिटी में लो, चाहे आप चेंज का लो, आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ये बिकॉज तीनों वेरिएबल फैक्टर है, तीनों क्या है ये, वेरिएबल फैक्टर, इसमें फिक्स फैक्टर तो कोई था ही नहीं ना अभी तक। इसका मतलब चेंज इन फिक्स कॉस्ट की वजह से, देखो लिखा होगा यहाँ पे, चेंज इन फिक्स कॉस्ट विल नॉट इफेक्ट द पीवी रेशो, ये एमसीक्यू है। फिक्स कॉस्ट जो मर्जी होती रहे, फिक्स कॉस्ट तो पीवी रेशो के बाद ही जनरेट हो रही है ना, विल नॉट इफेक्ट माय पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है, पीवी रेशो का इफेक्ट नहीं आता। तो पीवी रेशो जैसे पर यूनिट निकालो, टोटलिटी में निकालो, चेंज पे निकालो, आंसर क्या आना है, सेम, बिकॉज तीनों वेरिएबल फैक्टर है, तीनों के उसके अंदर वेरिएबल, ये रीजन है उसका। आई बात समझो, फॉर्मूला जो मर्जी बोलते रहो, बात वही है। इट विल रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ ऑपरेशन, बताया था मैंने, जो मर्जी 1 पे निकालो, 2 पे निकालो, 100 पे निकालो, 10 लाख पे निकालो, पीवी रेशो क्या आएगा हमारा, सेम आएगा, अगर प्रोवाइडेड सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है। इस पे क्या फिक्स कॉस्ट का रोल है इसके अंदर, नहीं, कोई फिक्स कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है पीवी रेशो के अंदर, याद आ गया। हाई पीवी रेशो बेटर फॉर द कंपनी, बेटर इंडिकेटर है, ठीक है, आपका रिस्क लेवल कम है। लो पीवी रेशो प्रोडक्ट के अंदर, मतलब आपका रिस्क क्या है, ये मार्जिन बहुत कम है प्रोडक्ट के अंदर, यू हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क उस ब्रेक इवन को अचीव करने में, क्या करने में, ब्रेक इवन को अचीव करने में। और अगर आपका मार्जिन बड़ा हाई है, ब्रेक इवन जल्दी से अचीव होने के चांसेस है, ठीक है, मार्जिन कम है तो ब्रेक इवन में अचीव करने में मेहनत ज्यादा बढ़ जाएगी हमारी। ऑल वेल, ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पीवी रेशो को लेके, याद करना। फॉर्मूला आपको पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और तीनों बात एक ही होती है, तो क्या होती है, बात एक ही होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला आपको, जैसे बड़ी निकालो, तीनों वेरिएबल फैक्टर है, फिक्स फैक्टर का कोई इसमें रोल नहीं है, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट विल नॉट इफेक्ट योर पीवी रेशो एट ऑल द लेवल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, पीवी रेशो रिमेन द सेम। पीवी रेशो को बेसिक मानोगे तो जीपी रेशो ही तो है,
जीपी रेशियो क्या चेंज हो जाएगा आपके बिजनेस का? आई बात समझ? वो तो क्या रहता है, सेम रहता है। मेरी बातें सारी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू है अभी। ब्रेक इवन पॉइंट, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन, एक बार हमने नीचे से जाकर अपनी टोटल कॉस्ट को ब्रेक कर दिया, उसके बाद क्या क्रिएट होने वाला है? प्रॉफिट। उसको बोला हमने ब्रेक इवन। क्या बोला हमने? ब्रेक इवन। और ब्रेक इवन आते ही मतलब ये पोजीशन ऑफ नो लॉस, जहां पे दोनों इंटरसेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स वेयर टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स क्या होगा? इक्वल। यहां पर देखो, ढंग से देखना, ये यहां से गए हम, ये देखो पहले देखो फिक्स कॉस्ट तो हमारी मिनिमम ये रहेगी रहेगी, इसको हम कुछ नहीं कर सकते भाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, और टोटल कॉस्ट की स्टार्टिंग पॉइंट नीचे से नहीं होती, यहीं से होती है। आपको पता होगा, ये तो इकोनॉमिक्स से पढ़ा है आपने, यही होती है। टोटल कॉस्ट कब हो गया? अब सेल्स कब नीचे से आता है और इसको आके ब्रेक करता है? क्या करता है? इसको ब्रेक करता है। नाम पड़ गया ब्रेक इवन। क्या नाम पड़ गया? ब्रेक इवन। और ये जो पॉइंट होता है, यहीं से क्रिएट होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या क्रिएट होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ब्रॉड होगा उतना मेरे लिए अच्छा है। और जैसे जैसे मेरा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी, जिसका इफेक्ट आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी। क्या इफेक्ट आता है मेरी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर बात करूं तो मैं, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही। बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, और ये जो एरिया है, ये एरिया कहते हैं प्रॉफिट एरिया। क्या हो गया मेरा ये? प्रॉफिट एरिया। ये टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स ऊपर है, कॉस्ट नीचे है। यहाँ देखो उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे सेल्स का जो कर्व है वो नीचे है और कॉस्ट क्या है? ऊपर है। तो ये क्या? लॉस एरिया। क्या है मेरे बच्चे? ये मेरा लॉस एरिया। और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये क्या होगा? ये नैरो खत्म होता जाएगा। और ये क्या क्रिएट, क्या होगा? ये क्रिएट होगा आपका एंगल ऑफ। ठीक है, जिसको हमने फेमसली क्या बोला आपका? दैट इज, चलिए जी। ठीक है, अब एट ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता होना चाहिए कंट्रीब्यूशन हमेशा इज इक्वल टू क्या होगा? फिक्स कॉस्ट। नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है मेरे बच्चे? ठीक है, आपका, आप यूनिट्स में निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो आप? वॉल्यूम में, सॉरी, वैल्यू में निकाल सकते हो इसको आप। ठीक है, अगर आपने यूनिट्स में निकलवाया इसको, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन क्या हो जाएगा आपका? कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। ये आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है यहाँ पर, वो क्या? कैश ब्रेक इवन क्या होता है? ये कैश ब्रेक इवन मतलब यहाँ पे क्या लेंगे हम? सिर्फ कैश फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या इग्नोर करेंगे? डेप्रिसिएशन। एंड क्या इग्नोर करेंगे? नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, किस चीज का कॉन्सेप्ट आ गया? ब्रेक इवन पॉइंट, सिंगल प्रोडक्ट, और क्या हो गया? प्रोडक्ट मिक्स। क्या हो गया आपका? प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, अगर आपका ब्रेक इवन सिंगल प्रोडक्ट का तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपके पास टेंशन ही खत्म। पर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है और कॉमन फिक्स कॉस्ट है। क्या बोला? मल्टीपल प्रोडक्ट्स है और क्या आपके उसके ऊपर कॉमन फिक्स कॉस्ट है। क्या आपके पास कॉमन फिक्स कॉस्ट है? ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट का मिक्स बनाना पड़ेगा, वेटेड एवरेज। क्या करना पड़ेगा? वेटेड एवरेज। मैं कुछ बातें समझा रहा हूँ, ढंग से ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक कैलकुलेशन करके देखो आप मेरे सामने, जल्दी से कुछ कैलकुलेशन करो। अब फिक्स कॉस्ट लेनी है हमने, कितनी है? 6,16,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 6,16,000। और यहां लेना कंपोजिट सीपीयू। कंपोजिट सीपीयू। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है सीपीयू गिवन है। सीपीयू कितना है हमारा? 40। और यहाँ पे कितना है मेरे बच्चे? 20 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब प्रोडक्ट जे का कितना है? 40। प्रोडक्ट के का कितना है मेरे बच्चे? 20। प्रोडक्ट जे को हम सेल कितना करते हैं? 4:3 के रेशो में। अगर 4 प्रोडक्ट ये सेल होते हैं तो ये कितना सेल होता है मेरे बच्चे? 3 प्रोडक्ट सेल होते हैं। अब अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? दैट इज अपना ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, कितना आएगा?
एग्जैक्ट कितना आ रहा है? 19,600 आ रहा है ये। आया सबका? यस और नो? नहीं आ रहा क्या? छह लाख 16,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 4/7 कितना होता है? हाँ जी, 22.85 प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 8.57। कितना है मेरे बच्चे? ये आ रहा है या नहीं? एग्जैक्ट यही आ रहा है। हाँ, ठीक है, इतना ही आ रहा है लगभग 19,600। अब 19,600 को फिर डिवाइड करेंगे 4/7 और 19,600 को फिर डिवाइड करेंगे हम 3/7। कितना है, कोई बच्चा बताएगा? 11,200। यहाँ कितना आया? 8,400। ये आ गई इनकी यूनिट्स। इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो आप, इन दोनों के इंडिविजुअल यूनिट्स आ गई, इसको मल्टीप्लाई इनकी कंट्रीब्यूशन से। कितना कंट्रीब्यूशन है इनका बेटा? इंटू 40 इंटू 20, जल्दी करो। और यहाँ कितना आया? 2,36,000, 3,36,000। अरे भाई 1,68,000। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? एक तरीका ये था, एक तरीका और बता रहा हूँ करने का, आपको डिपेंड करता है कैसे। 6,16,000 मैथ्स का कुछ भी नहीं, मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ आपको, कुछ मैंने नया बताया हो, तो मैथमेटिक्स ठीक कर रहा हूँ। आप यहाँ पे क्या करो, आपके पास कितना कंट्रीब्यूशन है? 40 है। 40 इंटू 3 कर दो प्लस 20 इंटू कितना कर दो? 40 इंटू 3 है 4 है। 40 इंटू 4 कर दो और 20 इंटू 3 करो, बताओ कितना आएगा ये? अब ये बताओ कितना आएगा? आया 2,800 आया। अब यहाँ पे कितना आ रहा है? 19,600। पर यहाँ पे कितना आ रहा है? 2,800। अब क्या करोगे, अगर आपको प्रोडक्ट वाइज निकालना है जे एंड के का, 2,800 इंटू 4 कर दो बस। आप ऊपर 4 कर दो और इंटू 2 कितना कर दो आप? 3। कितना आ गया वापस? 11,200। और कितना आ जाएगा ये? हाँ जी, आंसर वही आ गया घूम फिर के। आप चाहो मैथ चाहिए, आप चाहो तो पहले इस तरीके से करो, 4/7 3/7, ये इंटू 4 इंटू 3 कर दो। अब जब 4/7 3/7 करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4/7 3/7 करना पड़ेगा। और जब आपने खाली 4 और 3 करा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे 4 और 3 करोगे फिर आप मल्टीप्लाई में वापस। बात समझ आई? पक्का? तो जैसे मर्जी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ मैथ्स है। आपको जहां इजी पड़ रही हो उसके अकॉर्डिंग कर देना आप। मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप जब खाली 4 और 3 से करते हो, जल्दी सॉल्व होता है यहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद बस ये ध्यान रखना, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई भी किससे करना है? जे के लिए अलग करना पड़ेगा, के लिए अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितने से? करोगे 3 से। ऑल वेल। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट 5 मार्क्स तक आ सकता है, या फिर अकेला अपने आप में भी एक एमसीक्यू बन सकता है। इस चैप्टर के प्रैक्टिकल एमसीक्यू बड़े अच्छे से बन सकते हैं हमसे। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पे आ जाओ आप। अब आ जाओ नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल क्या होती है? दैट इज ओवर एंड अबव द ब्रेक इवन सेल, एक्सेस ऑफ सेल ओवर ब्रेक इवन सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल क्या होता है? टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, ध्यान रखना वर्ड के, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल अपॉन टोटल सेल। ठीक है जी,
प्रॉफिट क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इनटू पीवी रेशो, ध्यान रखना। तो उल्टा बोल सकते हैं हम कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल फिर क्या आएगी? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। या फिर और सोचो, अगर आपको ढंग से सोचना है, अगर मैं बोलूं यहां पर एक चीज और, फिफ्थ पॉइंट में पीवी रेशो इज इक्वल टू क्या हो सकता है? हम ऐसे करके निकाल सकते हैं यहां से, जिस तरीके से मैंने क्या बोला आपको, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इनटू पीवी रेशो। तो पीवी रेशो क्या हो जाएगा? दैट इज प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। ये भी एक तरीका है निकालने का, याद करके जाओ घर से, तो वहां पे जल्दी आंसर आ जाएंगे। मैंने एक और लिख दिया फॉर्मूला यहाँ पर। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट कुछ नहीं है, सेल चाहिए भी क्या? ये जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल है, वो ब्रेक इवन के बाद की सेल है। ब्रेक इवन के, सर दिखाना ये देखो, ये है यहाँ तक आ गई हमारी, ये है हमारी, ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सेल है एग्जैक्ट, ये ब्रेक इवन सेल है क्या ये? और इसके ऊपर ये जो है ना, इसको कहते हैं हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। अभी बताऊंगा, एक बात और बताऊंगा। ये लाइन जितनी बड़ी होगी उतना मेरे लिए अच्छा है, जितनी ये लॉन्ग लाइन है उतना मेरे पास क्या सेफ्टी लेवल ज्यादा है। मैं ब्रेक इवन से ऊपर कितना काम कर रहा हूं उतना ही तो मेरा प्रॉफिट होगा। आई बात समझ? और उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, खुलता जाएगा। ये हम एज्यूम कर रहे हैं इसके अंदर एग्जिस्टेंस है फिक्स कॉस्ट की, समझो, जो उतनी बढ़ेगी नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी मेरी, बढ़ेगी। सीवीपी एनालिसिस क्या लग रहा है इसके अंदर? सीवीपी एनालिसिस। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और बना देते हैं हम पीवी रेशो का। तो पीवी रेशो इज इक्वल टू क्या हो सकता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन सेल। ओ, ये तो सीखा था हमने, ये तो सीखा लाइफ में। दैट इज जो हमारा जो हमारा क्या है, दैट इज जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल है, किसको कंट्रीब्यूट कर रही है? प्रॉफिट को। और जो ब्रेक इवन सेल है किसको कंट्रीब्यूट कर रही है? तो ये दो फॉर्मूले याद करके जाना। अलग से फॉर्मूले क्या है तो मैंने वापस ही रिवर्स मारा है, बस उस टाइम पता होगा जल्दी से, तो आपका 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा वहां पर। तो पीवी रेशो निकालने के 5 तरीके हो गए आपके पास। खाली कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से निकाल लो, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल से निकाल लो, चेंज से निकाल लो, बात वो तो वेरिएबल फैक्टर है सारे। क्या फिक्स कॉस्ट इंपैक्ट डाल सकती है पीवी रेशो पे? नहीं डाल सकती, उसके बाद का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, दैट इज पीवी रेशो। और कैसे निकाल सकते हो आप? कह रहे निकालने का तरीका और भी है हमारे पास। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल है, ठीक है, और हमारे पास क्या प्रॉफिट है, क्या हमारे पास प्रॉफिट है, वो पीवी रेशो से ही आया हुआ। उसके बाद ठीक है, कह रहा और क्या तरीका है, ब्रेक इवन सेल है और फिक्स कॉस्ट है, तो उससे क्या निकाल सकते हो? पीवी रेशो। ऑल वेल डन। तो ये चीज हो गई आपकी। अब सुनो मेरी बात, और क्या बोल रहा है ये, कह रहा इफ द डिस्टेंस बिटवीन टोटल सेल्स रेवेन्यू एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑन द ग्राफ इज लॉन्ग। ये डिस्टेंस क्या है हमारा? बहुत बड़ा है, ठीक है। इट इंडिकेट साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, इंडिकेट कर रहा है लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो बोला मैंने, क्या होगा? लार्ज एंगल। ये सारे एमसीक्यूज क्रिएट हो सकते हैं कुछ भी, ठीक है। हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्सट्रीम फेवरेबल पोजीशन, क्या बोलेंगे इसको? एक्सट्रीम फेवरेबल पोजीशन, ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर लार्ज होगी हमारी तो लो रिस्क, स्मॉल होगी तो क्या होगा? हाई रिस्क। बस ये पूरा इन्होंने पूरा इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, जिसको इन्होंने कनेक्ट करा किससे? सीवीपी से भी कनेक्ट करा हुआ है इन्होंने, फिर बोल रहा हूं बार बार, इसका काम कॉन्सेप्ट सीवी से भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से भी हो गया आपका, ठीक है। जितना ये लॉन्ग होगी उतना क्या हमारा लो रिस्क, क्या है हमारा? लो रिस्क। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रॉड होगा उतना क्या है हमारा? फेवरेबल पोजीशन, क्या है हमारी? फेवरेबल पोजीशन। एक तो सेल बहुत ज्यादा है, ऊपर से प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, सोच के देखो, सेल भी ज्यादा, प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा, सोच के देखो कितना फेवरेबल हो आप, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर? इतनी दूर से आए हो, पढ़ लो भाई, ठीक है। इंक्रीज कर दो सेलिंग प्राइस को, इंक्रीज करो सेल वॉल्यूम को, दोनों से हो सकता है। सेलिंग प्राइस इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंप्रूव होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो लाइन बढ़ जाएगी, समझ रहे हो? इससे क्या इफेक्ट आएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। इससे क्या इफेक्ट आएगा आपका? दैट इज आपका वो लाइन, ठीक है। अब डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट करोगे तब भी क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इंप्रूव होगा। इन दोनों से क्या इंप्रूव होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस,
ठीक है, उसके बाद डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट कम करवा लो तो ब्रेक इवन वैसे डाउन हो गया, अगर ब्रेक इवन डाउन तो वैसी वो लाइन क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है। देन या फिर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स कर लो, क्या कर लो, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, वो वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनाओ, अगर आप मल्टी प्रोडक्ट्स में हो जिन पे ज्यादा क्या है आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी है, और जल्दी ब्रेक इवन आ जाएगा। जल्दी ब्रेक इवन का पॉइंट का मतलब कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी लाइन जो है आपकी थोड़ी सी और बढ़ गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या और इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लास्ट कॉन्सेप्ट डिजायर्ड सेल क्या होता है सर, ठीक है। अब कब तक ब्रेक इवन पे जिंदगी बताएंगे अपनी, कुछ डिजायर्स तो होंगी ना, ठीक है, कैसे मत बोलो सर, ठीक है। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, फॉर्मूला वही है, कौन सा वाला, ब्रेक इवन सेल वाला, ब्रेक इवन सेल भी तो सेल ही है, ब्रेक इवन पॉइंट, बस वहां पे हमारी उम्मीद क्या है, अभी बिजनेस का स्टार्टिंग फेस है, स्टार्टिंग फेज पे प्रॉफिट नहीं कमाना अपने को, सर्वाइवल चाहिए, क्या चाहिए होता है, सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब ब्रेक इवन आ जाए बहुत है, पहले 1 2 3 साल में, ठीक है, ब्रेक इवन में हम काम कर लेंगे बहुत है, एटीएम है तो अलग बात है देन तो उसके बाद 3 4 साल बाद हम क्या करते हैं, डिजायर क्रिएट करते हैं माइंड में, कब तक ब्रेक इवन भाई, ठीक है, हमें एक डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए और उसको ऐड कर देते हैं, ये रिक्वायर्ड अमाउंट है जो रिकवर करना है हमने अपने यहाँ पर, तो कितनी सेल करें इतना अमाउंट आ जाए, इस अमाउंट में से कुछ पार्ट क्या होगा प्रॉफिट का, ये इसको हम टारगेट प्रॉफिट भी कहते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, टारगेट प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, ये इसको आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा टारगेट प्रॉफिट के नाम से, क्या बोलते हैं इसको हम, टारगेट प्रॉफिट। और कभी कभी याद करो एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि सर जब हम सेल्स की वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो कभी कभी 80% से ऊपर सेल वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन था ऐसा कुछ, नहीं याद होगा ना, हाँ। एक क्वेश्चन था जहां पर क्या था, आपका 80% तक की सेल पर ये फिक्स कॉस्ट, याद करो 80% से ऊपर की सेल पर फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो आपको ये देखना होता है किस वॉल्यूम पे आप काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग फिक्स कॉस्ट चेंज करके लिखनी होती है। हाँ, सुना सुना लग रहा है सर, बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या चैप्टर चैप्टर क्वेश्चन है सर, मैं समझ गया, बहुत बढ़िया नलायक, ठीक है। तो ये इसके फॉर्मूले थे सारे और सारे कॉन्सेप्ट थे इसके, एक क्वेश्चन करके दे दो चले जाओ घर अपने अपने, अरे सेलिंग प्राइस ₹200, वेरिएबल कॉस्ट 140 पर यूनिट है बेटा, फिक्स कॉस्ट 6 लाख, फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चे, 6 लाख, ठीक है, फिक्स कॉस्ट भी हो गई हमारी, ठीक है। एक कैलकुलेटर दो जल्दी से, मैं आपको एक अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन बना के देता हूँ, बस सारी मन की तमन्नाएं पूरी रहेंगी इसी, चला, टोटल कैपेसिटी हमारी है 20,000 यूनिट्स की, कितने की मेरे बच्चे, 20,000 यूनिट्स की, अप टू 70% जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो 6 लाख है, अबव 70% जो फिक्स कॉस्ट हो गई वो 8 लाख हो गई। कुछ ऐसा क्वेश्चन माइंड में आया था कभी, नहीं आ रहा, अभी भी याद नहीं आ रहा, समझ आ रहा, तुम कॉस्टिंग घर पे नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो मैंने पूरे कॉन्सेप्ट बता दिए, इसके अंदर अभी सारा कुछ समझा दूंगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट दे दो, एक तो पीवी रेशो निकालना ही होगा, ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल एट
12,000 यूनिट्स। डिजायर्ड सेल फॉर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख एंड डिजायर्ड सेल फॉर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख। बस यहीं से आपके सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे इस चैप्टर के। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ 1-2 पॉइंट्स में। पीवी रेशो में निकाल देता तुम्हारे लिए बस। तो ऐसे कर रहे हो तो मेरे साथ आप। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन क्या होता है जो मैं भूल गया, भी भूल गया मैं। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है मेरे बच्चे? 60। सेलिंग प्राइस कितना है? 200 इंटू 100 कितना हो गया मेरे बच्चे? 30% आ रहा है ये। ले ले बेटा, ये आ गया 30%। नलायक। चले बेटा क्वेश्चन लिख पहले तुम। क्वेश्चन लिख ले बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये आपका। किसको बेटा? ब्रेकिंग को। अभी तो प्रैक्टिस है, जो मर्जी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग जितना कर सकते हो। क्या हो गया बेटा? ये दो क्वेश्चन आओ जी। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चे? 6 लाख। फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू, या फिर हम क्या कर लेते हैं, पीवी रेशो कर लेते हैं हम। और पीवी रेशो से उसको भी कर सकते हैं। कितना है बेटा ये? 6 लाख डिवाइड बाय 30%, ये 20 लाख आ रहा है बेटा। 20 लाख की सेल पर ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। अब मैं बोलूंगा ब्रेक इवन अगर आपको निकालना है यूनिट्स के अंदर। अच्छा हाँ, अब ऐसे भी नहीं करना कभी लाइफ में। अब समझो, अब डायरेक्टली देखो, सेल्स आज की ब्रेक इवन सेल्स ये अमाउंट में आई है। सेलिंग प्राइस कितना है? वैसे नॉलेज बता रहा हूँ, 200। तुम डिवाइड 200 कर से कर दो, सिंपल। तो यहाँ पे यूनिट्स में अगर ब्रेक इवन की बात करें, थोड़ी कुछ बातें एनालाइज करते हैं वापस। 20 लाख डिवाइड बाय 200 कितना होगा मेरे बच्चे? ये 10,000 आया। कितना है मेरे बच्चे? 10,000। अब यहाँ पर देखो आप, अब कैपेसिटी कितनी है मेरी? 20,000। ब्रेक इवन किस पे अचीव हुआ? 10,000 पे। तो इसका मतलब 50% पे ब्रेक इवन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा माइंड में क्लैरिटी आई। 50% सेल करते हैं, ब्रेक इवन आता है, इसका मतलब हमने ठीक लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 70% तक तो फिक्स कॉस्ट वही की वही है, 70% के बाद ही तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी? चेंज होगी। मतलब 10,000 यूनिट्स अगर आप बना रहे हो, ब्रेक इवन आ गया, और ब्रेक इवन पे फिक्स कॉस्ट 6 लाख की है। आई बात समझ? कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल एट 12,000 यूनिट्स।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल एट 12,000 यूनिट्स। बहुत सिंपल है, अगर बच्चा अगर बहुत समझदार है, 10,000 पे तो हमारा क्या है, ब्रेक इवन है, तो 2,000 क्या हो गया मेरा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल को सेलिंग प्राइस से लेस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितनी है 200। आंसर कितना आ गया मेरा बच्चा, ये 4 लाख इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। आपको देखिए निकल जाएगा यहाँ पर एकदम। अगर एमसीक्यू की तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू में बस आपको पूरा घुमाना आना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही, आपकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए अंदर से एक आइटम के ऊपर। हाँ जी बेटा हितांश, समझ आया? मैं फिर करके देता हूँ यहाँ पर। अब कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, ठीक है, इस पर 12,000 यूनिट्स पर, पहले यार लेस कर दो, कितना 10,000 यूनिट्स, तो कितना आ गया 2,000 इंटू 200, आंसर आ गया, कितना हो गया 4 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल कितनी है मेरी, 4 लाख की है। 12,000 यूनिट्स अगर सेल कर रहा हूँ, 10,000 तो ब्रेक इवन सेल है, उसके ऊपर कितनी हो गई 2,000 हो गई, तो 2,000 इंटू 200 कितना हो गया 4 लाख। ऐसे ही निकालना है वहां पे एग्जाम में भी, इसी तरीके से निकालना है। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, समझ आया बेटा? अब भाई अगर आगे क्या पूछ रहा है हमसे, 2 लाख डिजायर्ड सेल फॉर प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। प्रॉफिट कितना कमाना है, 2 लाख का कमाना है। कह रहे कितनी सेल करे 2 लाख का प्रॉफिट हो जाए। अब मैं ना थोड़ा सा सेफर साइड पर, मुझे डर लग रहा है सर, क्या डर लग रहा है हमें, कि 2 लाख का जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंटेज पर आएगा, 70 से कम पे आएगा, 70 से ऊपर पे आएगा, ये चेक करना है। तो बेस्ट पार्ट पता है क्या है, बेस्ट पार्ट है 70 पे प्रॉफिट निकाल के देख लो पहले आप चुपचाप। बच्चा बहुत दिमाग से तेज है, तो जो दिमाग से तेजी बनना है हमने, ठीक है एकदम। हम एमसीक्यू हमारा माइंड सेट चलेगा आज। 20,000 का 70% कितना होता है 14,000, तो 14,000 तक यूनिट्स पर हमारी क्या है, हमारी फिक्स कॉस्ट। तो 14,000 का मतलब ब्रेक इवन से ऊपर कितना हो गया, तो 4,000। अब 4,000 मतलब ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ही होता है, क्या होता है वो प्रॉफिट ही होता है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 60 रुपए, ठीक है, 4 इंटू 60 करो, कितना आ गया 2,40,000। कितने की है 2 लाख की है, उसका मतलब कि 70% से नीचे है हम अभी, 70 से क्या है हम नीचे, तो फिक्स कॉस्ट कितनी रखेंगे हम यहाँ पर 6 लाख रखेंगे। अब दूसरे पे देख लो आप, दूसरे में डिजायर क्या पड़ेगी, 3 लाख कमाना है भाई, मैंने 3 लाख कमाना है तूने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 3 लाख कमाना है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2,40,000 से ऊपर कमाना है तूने, दोनों का आंसर मिल गया। 2,40,000 से ऊपर कमाना है तो 70% से ऊपर जाना पड़ेगा, 70% से ऊपर जाओगे फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी मेरी 8 लाख हो जाएगी। अब यहाँ पे जब दोनों कॉन्सेप्ट दोनों सेम है, फोर्थ में भी क्या डिजायर्ड सेल निकालनी है, प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चों, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 2 लाख, पीवी रेशियो कितना है 30%, आंसर आ गया खत्म। पर यही जब फिफ्थ में निकालूंगा डिजायर्ड सेल, फिक्स कॉस्ट कितनी लूंगा यहाँ पर मैं 8 लाख प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 30%। अब आंसर जो मर जाएगा वो आंसर से मतलब नहीं है, हमको ये मतलब था मैंने कब क्या लेना है, इसको चेक करने का तरीका मैंने बता दिया। जो एक हमारा अब अभी जो ब्रेक इवन है 70% है फिक्स कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट चेंज होने का ब्रेक इवन 70% है। 70% पे प्रॉफिट निकाल के देख लो एक बार आप, 70% का मतलब क्या हो गया 20,000 टोटल है, 20,000 का 70%, 20,000 का 70% कितना होता है 14,000। तो 14,000 पे प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा, लड़का ही है वो, क्या देखना उसको, इधर देख रहा है, उसके आंखों से लेकर आ रहा है, उसको बिठाकर मानेगा। सबको छोड़ो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं आप ध्यान दो, पहले 70% पे मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, कितना है 70% का मतलब क्या 14,000 की सेल पर प्रॉफिट कितना है, ब्रेक इवन सेल कितनी है 10,000, तो 4,000 क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉफिट ही होता है। तो कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट कितना है 60 रुपए, तो 4 इंटू 60 कितना होगा 240। 240 तक का प्रॉफिट का डिजायर कर रहे हो अगर आप, तो फिक्स कॉस्ट 6 लाख, 240 का ऊपर के प्रॉफिट चाहिए तो आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा अपना, और लेवल आपका अगर बढ़ गया मतलब 70% से ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हो आप, तो फिक्स कॉस्ट 6 लाख नहीं कितनी जाएगी 8 लाख। हालांकि मैंने एक्सट्रीमली हाई ले ली, इतनी बढ़ेगी नहीं, वो छोड़ दो भी आप, बस आपको चेक करना आना चाहिए। ये एक वन ऑफ दी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्क्स तक का।
जहाँ पे इस तरीके से वर्कआउट करना है, बट ये किस स्पीड से आपसे होगा वो डिपेंड करता है आपको किस स्पीड से कॉन्सेप्ट माइंड में कनेक्टेड है, वरना तो वहां पे सर क्वेश्चन बड़ा अजीब सा आ गया, फिर पेपर लेंदी होता है, आपको पता ही है। ठीक है जी, तो ये बात समझ आई या नहीं, पक्का? तो ये मैंने करा, अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप सब देख, मैं चेक करना चाहता हूँ कि घर पे जाके कितनी आप पढ़ते हो। सिर्फ आप अपना घर पे होमवर्क सॉल्व करोगे और आज की डेट में ही बस 10 मिनट लगेंगे, आप मुझे करके सेंड कर दोगे अपने आंसर को। बस आपने पर्सनली सेंड करना है, ग्रुप में सेंड नहीं करना, फिर तो बाकी ग्रुप में फिर दोबारा भेज देते हैं वही आंसर। तो देखो मैंने ही भेज दिया। अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, फिगर्स को, बस आप मुझे सॉल्व करके दोगे, बस सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके भेजोगे। सेलिंग प्राइस 400, वेरिएबल कॉस्ट 240, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 240, सॉरी जल्दी से। फिक्स कॉस्ट 5 लाख, टोटल कैपेसिटी एज यूजुअल 20,000 है, टोटल कैपेसिटी है ये फिक्स कॉस्ट है अप टू 80%। 80% के लिए हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है, एंड आफ्टर दैट ये जाएगी रुपीज 5 लाख या 6 लाख कर देता हूँ। हमें एग्जैक्ट आंसर से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे मतलब है। ठीक है, आप बस मुझे करके भेज दो कि मैं चेक करूंगा, और मुझे ये भी चेक करना है असली तो कि आप कितना घर पे जाके काम करते हो। ठीक है, आप अपने पास होने के लिए कितना सीरियस हो, यहाँ तक ठीक है। डन। पीवी रेशो हमने निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकालना है, डिजायर्ड सेल सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल एट 15,000 यूनिट्स। फोर्थ, ठीक है, ये 15,000 यूनिट क्या टोटल सेल्स है बेसिकली, क्या ये बस मैंने यूनिट्स में दे रखी है। उसके बाद एक मिनट रुक जाओ बेटा। मैं ऐसे 250 कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इसको 4,50,000 कर लो, फिक्स कॉस्ट को 4,50,000 कर लो।
डिजायर्ड प्रॉफिट रुपीज 3 लाख। डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है? रुपीज 3 लाख। यार थोड़ा सा इसको, सॉरी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ चेंज, इसको ना थोड़ा हमें कम करना पड़ेगा बहुत। ये आ जाएगा 10,000 कैपेसिटी कर लो, ये बेटर आएगा। ये 15,000 को 6,000 कर लो। और फिर डिजायर्ड प्रॉफिट कर लो आप रुपीज 9 लाख। डिजायर्ड प्रॉफिट कर लो रुपीज 9 लाख। हाँ जी ठीक है एकदम, बस इतना सा आपने करना है, ठीक है। और ये आप करके आज होमवर्क है आपने भेजना है, क्वेश्चन ये वाला। चलिए जी।